नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। अगर हम बात करते हैं कि जीवन के प्रारंभ की, तो जो छोटा-सा बच्चा होता है ना, एकदम निश्चल होता है, वैसा ही जीवन हम सभी आज भी पाना चाहते हैं। पर क्या वो हम पा सकते हैं, जिस तरह के लाइफ़स्टाइल को हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम अपना जीवन यापन आजकल कर रहे हैं? थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंचकर्म की, तो हम शायद फिर से अपने आप को वो रिजुविनेट कर सकते हैं, फिर से वो नवीन शिशु जैसे हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आर्यवी गुरु वैद्य रामदास आवाड सर से। सर प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारे पॉडकास्ट में, जो श्रोताओं और वैद्य के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। थैंक यू। सर के विषय में मैं बता दूं, सर पिछले 38 ईयर्स से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा लोगों को दे रहे हैं, शास्त्रोक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुद्ध आयुर्वेद पर ही सर चर्चा करते हैं। पिछले 24 साल से शिरडी साईं बाबा संस्थान में हर गुरुवार को सर निःशुल्क पंचकर्म द्वारा चिकित्सा करते हैं। अगर हम बात करें तो सर को कुल 52 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें से 2023 में आयुर्वेद जगत में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय धन्वंतरि पुरस्कार दिया गया। विगत 10 वर्षों से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु पद पर रहकर सर नवीन कोपलों को खिलाने का काम कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से नवीन जो वैद्य हैं वो समझ सकते हैं, किस तरह से कार्य कर सकते हैं, सिर्फ किताबों में रह कर नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी होनी चाहिए, किस तरह से वो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, पंचकर्म द्वारा लोगों को सही चिकित्सा दे सकते हैं। सर स्वागत है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से आपने अपने सफ़र की शुरुआत करी, कैसे आपने इस चीज़ के बारे में सोचा कि आपको आयुर्वेद में इस तरह से आगे बढ़ना और एक वृहद वट वृक्ष जैसा बनना है? ये तो शुरुआत की बात है। मेरा पास आउट जो है 1988 का है और सौभाग्य से उस समय मुझे फाइनल ईयर में स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक मिलने के बाद में करेंगे तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, इस उद्देश्य से फिर सबसे पहले मैं धुलिया में वैद्य प्रताप जोशी नाना, जिनको पंचकर्म महर्षि कहा जाता है, उनके यहाँ जाकर प्रत्यक्ष कर्माभ्यास किया और उसके बाद में कोपरगांव, जो कि शिरडी के नज़दीक 10 किलोमीटर पे है, एक छोटा सा टाउन प्लेस है, वहाँ पे आयुर्वेद पंचकर्म की शुरुआत की। एक्चुअली उस समय तो आयुर्वेद के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था जितना आज है। आज हम देखते हैं कि हर एक को आयुर्वेद क्या है, पंचकर्म क्या है, आयुर्वेद की विशेषता क्या है, आयुर्वेद किस लिए चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उस समय पंचकर्म यदि हम पूछते थे तो लोग कहते हैं हाँ हमें पता है, तो वो पंचतंत्र की जो हिसाब नीति है वो स्टोरी सुनाने लगते थे। तो उस समय प्रवाह के विरुद्ध जाकर आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करना काफ़ी साहस का माना जाता था। लेकिन घर वालों से सपोर्ट मिला और सबसे पहले मरीजों ने मुझे उत्साहित किया। जिन जिनको चिकित्सा दी उनको यश मिलता गया और फिर 1 से 2 से ये कारवां चलता गया और आज तक लाखों रुग्ण को आयुर्वेद के पंचकर्म द्वारा चिकित्सा देकर उनको रोग मुक्त करने का एक सौभाग्य आयुर्वेद के कारण मुझे मिला है। इसलिए मैं स्वयं को काफ़ी पद्मापदम सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से जो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लगातार, लोग सही समय पर खान पीन नहीं कर पा रहे हैं, या आईटी सेक्टर इस समय बड़े बूम पर है। आप एआई की बात हम कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। तो इसी समय में अगर हम देखें तो फिर बौद्धिक विकास के क्रम में कहीं ना कहीं हम बौद्धिक विकार के भी तो सामना कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निसंतानता के भी केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आयुर्वेद में चरक ग्रंथ में चरकाचार्य ने कहा है कि सौमनस्य गर्भधारणा नाम, यदि मन शांत रहेगा तो संतान सुख मिल सकता है। और आजकल शांति को तो सब खो चुके हैं और हर एक पैसे के पीछे भागदौड़ में, कंपटीशन का युग है, तो हर एक उस भागदौड़ में स्ट्रेस लेकर पूरी शांति खो बैठा है। और इसके कारण फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस के कारण आज निसंतान का यानी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम काफ़ी बड़े हैं। और यदि पूरे विश्व का हम अभ्यास करते हैं तो पूरे विश्व में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं कि मियाँ और बीवी, मेल फीमेल दोनों में भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है,
कोई मेडिकल इशू नहीं है, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, संतान नहीं होती है, तो इसका कारण अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कारण उत्तर ये शास्त्र ने मन से जोड़ा है, चरकाचार्य ने। इसलिए यदि हम मन को शांत रखते हैं, स्ट्रेस फैक्टर कम करते हैं, स्पेशली फीमेल पार्टनर, तो डेफिनेटली संतान सुख उनको मिलता है। और उसके बारे में आयुर्वेद में काफ़ी सुंदर चिकित्सा बताई हुई है। जी। अगर हम बात करें कि पंचकर्म का, देखिए नाम तो सबने सुना हुआ है, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में कई बार आ रहा है। फैशन में किस तरह से, क्योंकि वैद्य कर रहे हैं, उसके अलावा वो स्पा सेंटर्स और इन सब ने भी शुरू कर दिया है शिरोधारा करने की कोशिश, वो मसाज बेसिकली कर रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट आयुर्वेदा बेसिकली, बट वो मसाज कह रहे हैं, उसको पंचकर्मा कह रहे हैं। वास्तविकता में पंचकर्म क्या है और निसंतानता में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? आजकल कैसे रहते, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तो सब आगे आते हैं। बिल्कुल। तो आज पंचकर्म यानी आयुर्वेद के अभी ये स्वर्णिम युग चल रहा है, जी। उसका काफ़ी श्रेय आदरणीय हमारे पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को जो स्पेशल प्रोत्साहन दिया है, एक स्पेशल मिनिस्ट्री आयुर्वेद के लिए उन्होंने बनवाई है, और उसके कारण आज करीबन 59 कंट्रीज में आयुर्वेद पहुंचा है। तो पंचकर्म ये आयुर्वेद का सबसे अहम अंग है। हमारे गुरुजी तो हमेशा ये कहते थे कि आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू बिग जीरो, क्योंकि पंचकर्म यदि हम निकाल लेते तो आयुर्वेद में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि शमन चिकित्सा लेकर पेशेंट को ठीक होने में समय लगता है, और ये इंस्टेंट का ज़माना है, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और ये पंचकर्म से होता है। पंचकर्म यानी शरीर शुद्धि क्रिया। सिंपल थिंग है कि यदि गाड़ी हम ओवर ऑयलिंग करवाते हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है। तो वात पित्त कफ ये त्रिदोष हमारे शरीर में होती है, हमारी फिजियोलॉजी वात पित्त कफ पे डिपेंड होती है। और यदि हम वात पित्त कफ का शोधन करते हैं, उनको साम्यावस्था में बैलेंसिंग रखते हैं, तो बीमारी नहीं होती है। ये इम्बैलेंस हुआ तो व्याधि उत्पत्ति होती है, यानी बीमारी होती है। तो इनको बैलेंस रखने का काम ये पंचकर्म से होता है। जैसे कफ यदि बढ़ गया है तो कफ के लिए वमन चिकित्सा शास्त्र में बताई हुई है, यानी एक शास्त्रोक्त वमन, उल्टी द्वारा सब कफ निकाला जाता है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि हमें तो उल्टी होती रहती है, उल्टी से क्या होता है? तो सिंपल थिंग होती है कि हम रोजाना घर साफ करते हैं और दिवाली में घर साफ करते हैं, तो कितना फ़र्क होता है। रोज़ घर साफ करने के बावजूद भी दिवाली में हम जब घर साफ करते हैं तो ढेर सारा कचरा इकट्ठा होता है। सेम वैसे ही होता है कि जब वमन कर्म करवाना होता है तो पूरे शरीर का कफ जो बढ़ा हुआ है, विकृत कफ है, उसको सबको पतला करके स्टमक में इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर एक ही समय में बाहर निकाला जाता है, जिसको वमन कर्म कहते हैं। तो क्या जो सामान्य रूप से लोगों को कई बार उल्टी हो जाती है, उल्टी और वमन तो अलग अलग शब्द हैं और उनका अलग अलग अर्थ भी है, पर क्या जो सामान्य रूप से लोगों को उल्टी हो जाती है, क्या उसको भी हम मान सकते हैं कि उसने कुछ हद तक शोधन किया होगा? होता है ना, शरीर ये हमारी नेचर ग्रेड बोला है। नेचर हमेशा कोई इम्बैलेंस में सहता नहीं कभी है। किसी को समझो ज़्यादा खाया है उसने या गलत खाया है तो शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, शरीर उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। तो ये शरीर ने करवाई ये नैसर्गिक वमन क्रिया है, और ये वो दोष निकल गए तो उसका वमन उसको प्रसन्न लगता है, हल्का सा लगता है, उसके बाद जीभ मचलना बंद हो जाता है और उसको एक अच्छी सी भूख भी बाद में लग जाती है। ये नेचुरल वमन हो गया। ठीक है। और किसी किसी में कोई फूड पॉइजनिंग होता है तो उसको रिपीटेडली वमन होते रहता है, तो वो विकृति है, तो उसको उस समय रुकवाना पड़ता है। इसलिए ये वो वमन और ये नेचुरल नैसर्गिक होने वाला वमन और शास्त्रोक्त पंचकर्म द्वारा किया जाने वाला वमन, इनमें एक छोटा सा फर्क है। वैसे पित्त के लिए शरद ऋतु, अभी ये शरद ऋतु चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये साल के सबसे उष्ण पीरियड होता है। तो इन दिनों में पित्त शुद्ध के लिए विरेचन किया जाता है, यानी माइल्ड लैक्सेटिव, मीठे जुलाब जिसे हम कहते हैं। तो एक घी का पहले दिया जाता है, घी से ऑयलिंग होता है, फिर बाद में दोष अधोमार्ग से शरीर से निकाले जाते हैं। उस प्रकार से रक्त मोक्षण एक चिकित्सा होती है कि दूषित दोष शरीर से बाहर निकालना। उसके लिए 50 to 100 ml तक खराब दोष, जो उसमें जब खून हम निकालते हैं तो उसमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये पता चलता है, और उस दोषों के अनुसार कितना निकालना ये वैद्य तय करता है। तो वमन जैसे मेन कर्म है, वैसे ही है रक्त मोक्षण को भी सुश्रुत ने अर्ध चिकित्सा कहा है, यानी कई बीमारियों का ये रक्त मोक्षण जालिम उपाय होता है। मैंने प्रैक्टिस में तो आज तक तो 1.5 लाख से ज़्यादा रक्त मोक्षण किए होंगे, और वो मिरेकल है, यानी इंस्टेंट रिजल्ट जो बोलते हैं आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है। ये किसी को देखना है तो रक्त मोक्षण करो, विदिन 5 मिनट्स उसकी एक्यूट पेन्स ये जाते हुए तुमको दिखाई देंगे।
वैसे बस्ती चिकित्सा, वात के लिए बस्ती चिकित्सा होती है। अभी वर्षा ऋतु अभी समाप्त होने आ रहा है, तो वर्षा ऋतु के लिए वात शमन के लिए बस्ती चिकित्सा होती है, मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है। फिर शोधन एनिमा होता है, उसमें काढ़े का एनिमा देके पेट साफ किया जाता है। फिर एक ताकत देने वाला बस्ती होता है जिसे तेल का एनिमा बोलते हैं, तेल का बस्ती बोलते हैं। इससे वात का शमन होता है और करीबन सभी बीमारी का कारण ये वात व्याधि होता है, क्योंकि कफ और पित्त को शास्त्र में पंगु कहा है, यानी वो इनएक्टिव है, उनको एक्टिव करने का काम वात करता है। तो उस वात को कंट्रोल करने का काम बस्ती चिकित्सा से होता है। इसलिए बस्ती चिकित्सा भी हर एक ने करना चाहिए। इसलिए इंसान को स्वस्थ रहना है, तीनों दोषों को बैलेंसिंग करना है, तो तुमको वसंत ऋतु में यानी फरवरी मार्च अप्रैल में वासंतिक वमन करना है जो कफ शुद्धि करवाता है। वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा करनी है जिससे वात का शमन होता है। और शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में रक्त मोक्षण और विरेचन करना है। ये मेन 4 कर्म होते हैं। और ऊर्ध्व जत्रुगत यानी सर के जितने भी व्याधि हैं उनके लिए नस्य चिकित्सा होती है, यानी नाक में दवा के थेम डाले जाते हैं, ऑयल के थेम डाले जाते हैं, और उसके कारण ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी दोष है ये उससे कम होता है। आपने देखा होगा कि कोविड जो भारत में आके गया, तो उस कोविड में जिन जिन लोगों ने नस्य किया, जिन जिन आयुर्वेद वैद्यों ने नस्य चिकित्सा अपने मरीजों पे की, किसी को भी कोविड की बाधा नहीं हुई थी। इतना इसका इफेक्ट होता है। अभी हम देखें अगर तो करंट जो सिनेरियो चल रहा है, जिसकी अभी हमने बात भी करी कि आईटी सेक्टर की बात हो रही है, लोगों का जो बायो क्लॉक है वो एक तरफ से बिगड़ा हुआ है। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन लोग रात में 12 बजे खाना खा रहे हैं, 1 बजे खाना खा रहे हैं। स्विगी जोमेटो हर जगह अवेलेबल है और वो रात में भी खाना लेकर आ जा रहा है। तो क्या अगर हम देखें तो इससे जो लगातार स्ट्रेस फैक्टर केस में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या जैसे आपने नस्य के विषय में बताया, क्या अनिद्रा और तनाव इन सारी चीज़ों में नस्य प्रभावी है, और प्रभावी है तो किस तरह से कार्य कर रहा है उस पर? हम देखो अभी टोटल आयुर्वेद यानी एक जीवन शैली है। जी जी। तुम्हारा लाइफस्टाइल जो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, उसको यदि हम रीअरेंज करवाते हैं तो अपने आप उसकी बीमारी कम होने लगती है। इसलिए शास्त्र में ये कहा है कि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे, रात को जल्दी सोना है, सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में यानी सुबह 4 साढ़े 4 बजे, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखिए कि हर एक त्यौहार को हर एक कारण के लिए भगवान का डर दिखाया हुआ है। सही बात है। तो अब ये सितंबर अक्टूबर ये शरद ऋतु है, उष्णता का पीरियड है, तो इन दिनों में ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए जल्दी, तो गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान यदि तुम करवाते हो तो इस समय अर्ली मॉर्निंग में अगस्ती तारा आकाश में आता है जो कि शीतल होता है। तो गंगा स्नान करने से और उस अगस्ती तारा की शीतलता तुम्हारे शरीर पर पड़ने से तुम्हारी उष्णता का कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए उसका एक जोड़ उसमें दिया हुआ है। इसलिए लाइफस्टाइल तुम सुबह दिनचर्या ऋतुचर्या शास्त्र में बताई हुई है। सुबह कितने बजे उठने से रात को सोने तक तुमने क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके साथ साथ कौन से ऋतु में कौन सी शुद्धि करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब आयुर्वेद ने बताया हुआ है। बीमारी होने के बाद ठीक करने वाले 125 से ज़्यादा 125 से ज़्यादा पैथीज पूरे विश्व में है, लेकिन बीमारी न हो ये बताने वाला एकमात्र शास्त्र हमारा स्वदेशी आयुर्वेद है। इसलिए आयुर्वेद की मांग आज पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि बीमारी होने के बाद तो ठीक कोई भी करेगा, लेकिन बीमारी ही न हो तो आगे ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं आता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आयुर्वेद अच्छी तरह से करता है। और यदि कोई पेशेंट आता है, ये IT पीपल देखो तुम, बिल्कुल पूरे स्ट्रेस में रहते, 30-35 के लड़कों को आजकल हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो रहा है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस यदि हमें कम करना है तो उनको लाइफस्टाइल सुधारनी होगी। और स्ट्रेस के फिजिकल के साथ साथ मेंटली स्ट्रेस भी यदि कम करते हैं, और साथ में शिरोधारा एक ट्रीटमेंट होती है जिससे मेंटली स्ट्रेस कम होता है। ये प्रूवन है कि शिरोधारा करने के बाद यदि हम EEG करवाते हैं, मेंदु का आलेख जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यदि हम करवाते तो उसमें ड्रामेटिक चेंजेस दिखाई देते हैं। नस्य एक ऊर्ध्व जत्रुगत नासा ही शीर्षोद्वारम, यह आयुर्वेद ने कहा है, यानी सिर भाग हमारे शूल के सर के जितने भी व्याधि हैं उनको शांत करने का, उनको कम करने का काम ये नस्य चिकित्सा करती है। इसलिए किसी अनुभवी वैद्य को यदि तुम दिखाते हो
और लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफाइड करवा लेते हो, नस शिरोधारा करवाते हो और कुछ शमन चिकित्सा, औषधि चिकित्सा उनसे लेते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि पंचकर्म शुरू तो जैसे कर देते हैं, फिर उसके बाद में पंचकर्म चलने के दौरान या पंचकर्म समाप्त होने के पश्चात क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रोगियों को ध्यान रखनी चाहिए और वैद्यों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनको ना देखने को मिले? नहीं, जनरली पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, यानी प्री शोधन कर्म, ड्यूरिंग मेन शोधन कर्म और पोस्ट शोधन कर्म, ऐसे 3 स्टेजेस उसमें होते हैं। हर एक कर्म का पूर्व कर्म होता है। इस पूर्व कर्म में दोषों की वृद्धि की जाती है। जैसे मैंने वमन के बारे में बताया था आपको, वमन करवाना है, तो वमन करवाने से पहले शास्त्र में घृतपान देने के लिए बोला है। कप स्टिकी होता है, उसको यदि लूज करना है तो उसको तेल या तूप चाहिए, घी चाहिए। तो ये खाने से दोष का, कफ का दोष जो होता है ये प्रकोपित हो जाता है, उसे द्रवता आती है, पतला होता है, स्नानत्व कम होता है, और वो सब उस दरम्यान स्वेदन किया जाता है, बॉडी को स्टीम बात दी जाती है। तो ये घी से उसको स्नानत्व कम होता है, स्टिकीनेस कम होता है, स्टीम बात देने से उष्णता से उसका विलयन होता है, यानी लिक्विफाई होता है। और ये सब दोष, जैसे बाढ़ यदि आती है, एक आधी नदी को बाढ़ आती है तो पूरा पानी शहर में घुस जाता है, और बाढ़ कम होने के बाद पूरा पानी वापस नदी के मेन स्ट्रीम में आकर मिलता है। उस तरह से ये बड़े हुए दोष शरीर में जितने हैं वो सब इकट्ठा स्टमक में होते हैं। और फिर मेन प्रधान कर्म जो होता है, जैसे कि उल्टी प्रधान कर्म वमन कर्म है, तो ये वमन कर्म करवाया जाता है। तो उसमें सब दोष हमें दिखते हैं, कब कितना निकला, पित्त कितना निकला है, वात कितना निकला है, किसी किसी को खून भी वमन के द्वारा आता है, तो ये सब हम देखते हैं। और उसके बाद में हमारा जाठराग्नि ये वीक हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे, कहीं ये छोटा सा अग्नि है तो यदि हम उसके ऊपर ज़्यादा कुछ डाल देते हो तो बुझ जाएगी, इसलिए थोड़ा कुछ डालते तो थोड़ी सी और जलेगी, फिर और थोड़ा डालते और जलेगी। तो जलते जलते वो बड़ी अग्नि जब बन जाती है तो उसमें तुम पत्थर भी डाल देते तो वो भी जल सकता है। तो वैसे फिर अग्नि को बढ़ाना है, तो धीरे धीरे संसर्जन क्रम बोलते हैं उसको। वमन के बाद में फिर उस दिन सिर्फ कुनकुना पानी पीना है। रात को बहुत भूख लगी तो जवार की लाही खाना है, पॉपकॉर्न वगैरह ऐसे लाही खाना है। दूसरे दिन मंडपे या विलेपी शास्त्र में कहा है, पतली सी मूंग की या चावल की पतली सी पेज लेना है, शाम को वही रहेगी। तीसरे दिन गाढ़ी पेज लेना है, फिर चौथे दिन खिचड़ी लेना है, 5वें दिन आधा खाना है लेना है, 6ठे दिन आधा खाना, 7वें दिन पूरा खाना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप खाना बढ़ाते जाना है। और उस दरमियान शरीर की शुद्धि होने के बाद में यदि तुम रसायन चिकित्सा करवाते हो, तुम्हारी जो भी बॉडी की प्रकृति है, शरीर की प्रकृति है, उसके अनुसार या जो तुमको व्याधि है उस व्याधि के अनुसार जो सुवर्णयुक्त औषधि, कपड़ा धोने के बाद हमें यदि नील देनी तो अच्छी बैठती है, गंदे कपड़े को नहीं बैठती। इसलिए दोषों की शुद्धि यदि हो जाती है तो उसके बाद में तुम यदि ये सुवर्णयुक्त औषधि लेते हो तो उससे रस, जो हम अन्न का रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि बनेगा, अस्थि से बोन मैरो, और बोन मैरो से शुक्र धातु, यानी ये सप्त धातु हमारे सुदृढ़ पौष्टिक बनेंगे और तुम्हें एक दीर्घायुष्य, एक स्वस्थ आयुष्य उससे मिल सकता है। कहते हैं कि जैसे विरेचन में सेलुलर लेवल पे सफाई हो जाती है, क्लीन हो जाता है व्यक्ति पूरी तरह से। तो जो विरेचन हो गया, जो एक कोलोन थेरेपी एक चली है, तो इनका क्या कुछ सामंजस्य है या दोनों का अपना अलग अलग विधा है, इसको आप कैसे समझेंगे? मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मेरे गुरुजी नाना जोशी ये हमेशा कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, उनका तो वो हमें एक हंसी मजाक से वो हमेशा कहते हैं, बस्ती द्यावा बस्ती घ्यावा, बस्ती जीविका विसावा। बस्ती जो मैं बोला मेडिकेटेड इनिमा, तो हर एक ने बस्ती लेना चाहिए, बस्ती लेकर अंतर की शुद्धि करनी चाहिए। तो ये हमेशा उस समय बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जैसे पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, वैसे आदमी आएगा, सोएगा, उसको बस्ती दिया जाएगा, मीटर में दिखेगा 500 ml, 100 ml, 100,000 ml, और उसको फिर वो जाके पेट साफ हो जाएगा। तो हाइड्रोथेरेपी, ओजोन थेरेपी, कोलोन थेरेपी, ये सब वही है। तो ये जो आयुर्वेद के जो फंडे थे, ये सब वापस मॉडर्न के अनुसार वापस वो गट थेरेपी पे आ गए। तो आयुर्वेद ने यही कहा है कि मेन जो टॉक्सिन्स है, जो दोष है, ये आंत्र में होते हैं, उसकी शुद्धि पहले करते तो अपने आप मूली काट दो तो पेट सूख जाता है, पन्ने सूख जाते हैं। तो सेम यही है। तो जो आयुर्वेद ने कहा है ये आजकल मॉडर्न के प्लेटफॉर्म पे प्रूव होते जा रहा है।
जैसे अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा चल गया है, कल्चर चल रहा है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में बहुत से जो यंग स्टार्स भी हैं, जो फिल्म स्टार्स भी हैं, अभी अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो फिर भी खुद का ध्यान अच्छे से ज़्यादा अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा एक वो है। अगर एक जन सामान्य की बात करते हैं, उन्हें पूरी तरह से गाइडेंस नहीं होती है। नए नए बच्चे जिम चले जा रहे हैं और इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ले रहे हैं विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। वो अगर किसी चीज़ को फॉलो कर ले रहे हैं तो अभी लगातार हम देख सकते हैं कि कार्डियक इश्यूज़ के बहुत सारे केस आना शुरू हुए हैं। तो क्या आयुर्वेद इन चीज़ों का सपोर्ट करता है कि जैसे व्रत और लंघन की बात करते हैं, लंघन तो लघु आहार हो गया, तो क्या आयुर्वेद भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करता है, जिसको हम जैसे आयुर्वेद में भारतीय संस्कृति में निर्जला व्रत से देख सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या आयुर्वेद में? ये लंघन चिकित्सा ये भी आयुर्वेद की बड़ी देन है जी। आपको पता होगा कि आई थिंक 2014 या 16 में जापान साइंटिस्ट थे ओशिओरो, उन्होंने ऑटोफैगी पे रिसर्च किया और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा। ऑटोफैगी यानी 12 आवर्स फास्टिंग। यदि तुम 12 घंटे उपवास करते हो तो तुम्हारा जाठराग्नि जो होता है वो अविकृत सेल्स को, जो एबनॉर्मल सेल्स है, उनको जला देता है और तुमको कैंसर होने के चांसेस कम रहेंगे, ऐसे उन्होंने प्रूव किया। तो ये आयुर्वेद ने पहले से बता के रखा है कि लंघन चिकित्सा करो। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एकादशी का उपवास आता है, उपवास में 12 घंटे का उपवास होता है, एकादशी में 24 घंटे का उपवास होता है। तो ये हर एक के प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। आयुर्वेद में लंघन बोला है, लेकिन व्याधि के अनुसार कैसे करना ये बताया हुआ है। प्रकृति के अनुसार, उसके बल के अनुसार किसने कितना घंटे का लंघन करना है ये भी बताया है। यदि किसी का अल्पसत्व है और उसको फास्टिंग करना है, लंघन करवाना है, और ये वो यदि 12 घंटे लंघन करेगा और जिम में जाके ज़्यादा कोई कार्डियक एक्टिविटीज़ करेगा, जॉगिंग करेगा, तो नेचुरली वात का प्रकोप होकर उसके पंपिंग के लिए हार्ट को जो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, वो हैम्पर हो जाएगा और सडन कार्डियक अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो सकती है। और आजकल ये हो रहा है। इसलिए अनुभवी वैद्यों के अनुसार या डॉक्टर्स के परामर्श के सिवा लंघन करना गलत होता है। लंघन नहीं सहा जाता आपको तो आप जलाहार कर सकते हो, सिर्फ पानी पी कर सकते हो, उससे नहीं जमता है तो आयुर्वेद में फलाहार कहा है। तुम कुछ एक आधा फल सिलेक्ट करो, वो कितना भी खाओ, फिर आधा किलो 1 किलो जितना तुमको खाना है खा सकते हो अग्नि के अनुसार, उससे भी नहीं जमता है तो एक भुक्त उपवास बोला है उसे, यानी 2 टाइम खाने के बजाय 1 टाइम खाना खा सकते हो, उससे भी नहीं जमता है तो फिर आधा खाना सुबह खाओ, आधा इवनिंग में खाओ, इस प्रकार से भी उपवास कर सकते हो। और इससे भी आगे चल के हर एक धर्म में हम देखते हैं। मैं पिछले बार गोवा गया था तो वहाँ मेरा जो पेशेंट था तो उसने कहा कि सर आप खाना खाइए, मुझे उपवास है। और जब हम खाना खाने बैठे तो मुझे राइस आया, बाकी 2-3 सब्जी आई, और वो जो खा रहा था वो गेहूँ की रोटी और सब्जी खा रहा था। तो मैंने कहा आपने तो बोला उपवास है आपको, तो नहीं, बोले हम उपवास के दिन गेहूँ की रोटी खाते हैं और बाकी के समय हम सिर्फ चावल और मच्छी खाते हैं। अरे तो यानी उन्होंने उनके उपवास का कहा, ये बोले जो रेगुलर खाना है उसको ब्रेक करना है, उसको भी उपवास हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रकृति को क्या चलता है ये यदि देखते हैं और उसके अनुसार लंघन कर रहे होते तो वो कभी भी हानिकारक नहीं होता। अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया कि लंघन इस तरह से हानिकारक नहीं होता है, लेकिन कई जगह चीज़ें इस तरह से बताई जाती हैं। तो अभी इन्फ्लुएंसर्स इस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, समाज पर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वो लगातार बता रहे हैं। तो क्या एज अ वैद्य ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सिर्फ सही करें, या एज अ भारत सरकार या इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप इस विषय पर चर्चा नहीं करिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया सबके पास है, देख रहे होते हैं, लगातार फॉलो कर रहे होते हैं और उसके फिर उनको दुष्परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। नहीं, ये एक बड़ी दुख की बात है। और हमारा ही भारतीय जनता जो है, भारतीय लोग जो है, ये आजकल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कहते हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, और व्हाट्सएप पे अलग अनेक गलत मैसेजेस आते रहते हैं और उसको दुर्भाग्यवश फॉलो करते हैं। तो इसके बजाय हर एक गांव में, हर एक जगह पे आयुर्वेद वैद्य, आयुर्वेद डॉक्टर्स है, आप उनको मिलकर उनको मिलो, एक आपका खुद का प्रकृति परीक्षण करो और तुम्हारी कौन सी प्रकृति है, तो तुम्हारी प्रकृति के अनुसार वो वैद्य तुमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कब क्या खाना है, क्या कब नहीं खाना है, कौन से ऋतु में क्या शुद्धि करना है, ये बता सकते हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है कि आयुष मिनिस्ट्री द्वारा
इसी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में राष्ट्रीय प्रकृति अभियान ये मनाया गया और करीबन 5 करोड़ लोगों की प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद वैद्यों द्वारा किया गया। इसमें समझो तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारी प्रकृति क्या है, ऐसे 30 to 40 पॉइंट्स है, उस पॉइंट से तुम्हारी प्रकृति तय होती है। और एक प्रकृति जन्मता जो प्रकृति वो जिंदगी भर वही रहती है, वो दोबारा कभी चेंज नहीं होती है। अब तुम्हारी पित्तवात प्रकृति है, अब शक्ल से तुम्हारे पॉइंट से तुम्हारी पित्तवात प्रकृति है, तो तुम्हारी पित्तवात प्रकृति है। तो यदि तुम पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें खाते हो, जैसे हरी करी वरी स्पाइसी खाते हो, स्ट्रेस लेते हो, इरेगुलर खाते हो, रात को जागते हो, धूप में काम करते हो, गर्मी उष्ण इलाके में सर्विस करते हो, तो तुमको पित्त की जितने भी व्याधि है ये ज़्यादा होने के चांस है। इसलिए वैद्य तुमको सलाह दे सकता कि ये चीज़ें कम करो। यदि ये नहीं कम कर सकते तो ठंडे प्रदेश में काम करो, ये भी नहीं कर सकते तो रात को जागना किस प्रकार से टालना या क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हो ये वैद्य बता सकता है। तो इसलिए हर एक जगह पे प्रकृति परीक्षण करना जरूरी होता है और ये कहीं भी वैद्य तुमको कम खर्चे में बता सकता है या फ्री में भी बता सकता है। आयुर्वेद वैद्य तो इस मामले में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी वैद्य पैसे के लिए नहीं प्रैक्टिस करता। जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। कोई यदि आके मेरी प्रकृति कौन सी मुझे प्रकृति पूछनी है तो हर एक वैद्य को खुशी होगी, वो वैद्य बिना कोई फीस लिए हुए उसकी प्रकृति चेक करके दे सकता है। और हर एक ने अपनी प्रकृति जाननी चाहिए और प्रिवेंशन जो आयुर्वेद ने कहा है ये प्रकृति के ऊपर बताया हुआ है। फ्यूचर में तुम्हारे प्रकृति को फ्यूचर में कौन से व्याधि हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, ये हर एक वैद्य ही बता सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने अपनी प्रकृति जान के, जिसे हम आरोग्य कुंडली कह सकते हैं, तुम्हारे आरोग्य की कुंडली तुम्हें वैद्य को पूछ के तय करनी चाहिए। आरोग्य कुंडली के बारे में जैसे सर ने बोला तो ये सभी वैद्यों से ये आशा है कि आप भी आरोग्य कुंडली ऐसा करके समझ सकते हैं उसको कि सही बात है कि जैसे एक ज्योतिष कुंडली देखकर आपके भविष्य के विषय में बताते हैं, वैसे ही आप भी आरोग्य कुंडली करके अपने रोगी के विषय में सभी कुछ बता सकते हैं। एक प्रकृति परीक्षण करके आपके पास ये पावर आपको मिली हुई है, ईश्वर ने दी है, आयुर्वेद ने आपको ये पावर दी हुई है। सर एक अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम पंच महाभूत से बने हुए हैं और पंच महाभूत बाहर भी है, तो ऐसा क्यों कि हम सेटल रहते हैं इस बॉडी में और पंच महाभूत बाहर भी है। तो बाहर का जो पंच महाभूत है वो शायद अमर्यादित महाभूत है और जो हमारे भीतर का महाभूत है वो मर्यादित है। लेकिन कभी कभी जब अंदर का मर्यादित महाभूत अमर्यादित होने लगता है तो शायद पंचकर्म उस अमर्यादित महाभूत को मर्यादा में लाने का काम करता है। बराबर। अब तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप सही कह रहे हैं? इस विश्व की सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो, हर एक चीज़ पंच महाभूत से बनी है। बिल्कुल। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। जी। तो ये निर्जीव वस्तु भी पंच महाभूत से बनी है, मेरा शरीर भी पंच महाभूत से बना है। तो इस पंच महाभूत को बैलेंस रखने का काम हमें करना चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि इस वातावरण के जो पंच महाभूत है इनको बैलेंस रखने का काम हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। जैसे पृथ्वी है, आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पे प्रलय जैसी स्थिति हुई है। चाइना का उदाहरण तुम ले लो, चाइना में अचानक आग लग जाती है या कई एकदम तूफान आ जाता है या हेवी रेन शुरू हो जाता है, कई जगह पे एकदम भूकंप की स्थिति आ रही है। यानी ये पांचों महाभूत या अब एकदम विकराल रूप धारण किए हुए है। तो यदि ये हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए तो हमें भी आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारा आहार, हमारा विहार, इसका अनुकरण हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। और यदि हर एक व्यक्ति ये करेगा तो डेफिनेटली उसकी प्रकृति स्वस्थ रहेगी, सुदृढ़ रहेगी और डॉक्टर के पास जाकर खर्चिक दवा लेने की ज़रूरत उसे कभी नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं तो मेरे शास्त्र के ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ। ये हमारी भारत की पैथी है, हमारे भारत का शास्त्र है। तो मैं सभी को यही आह्वान करूँगा कि फर्स्ट हैंड ये हमारे आयुर्वेद को मिलना चाहिए। जैसे चाइना की एक्यूपंक्चर, ये चाइना की पैथी है, तो वहाँ पे पेशेंट को किसी को बीमारी होती तो सबसे पहले एक्यूपंक्चर डॉक्टर के पास जाता है, उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाता है। यही स्थिति यदि आयुर्वेद की स्थिति यदि इंडिया में बनती है, जो कि आयुर्वेद का पोटेंशियल है, ये प्रूवन है, ये कोविड ने आयुर्वेद क्या कर सकता है ये पूरे विश्व ने देखा है। तो हर एक आदमी बीमारी होने के बाद पहले वैद्य के पास जाएगा
तो वही वो ठीक हो जाएगा और उसके आगे के जो खर्च है वो उसके बच जाएंगे। और सबसे पहले आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद अपने दिनचर्या में अपनाओ, हमारे आहार विहार में आयुर्वेद अपनाओ, तो बीमार ही नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्वस्थ रहोगे, दीर्घायु रहोगे, तो हमारे देश की भी प्रगति होगी। बिल्कुल सर, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए और जो वैद्य हैं उनके लिए कुछ एक दो ऐसे कीवर्ड्स जो आप चाहते हैं कि श्रोता अगर जन साधारण है जो वैद्य नहीं भी हैं, कुछ ऐसा जो वो करें ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, जैसे कि पंचकर्म उस पर ही काम कर रहा है पूरी तरह से, आयुर्वेद उस पर ही काम कर रहा है, और वैद्यों के लिए जैसे वो आपको एक आदर्श के रूप में देखते हैं कि आपके सफ़र को वो लगातार देख रहे हैं, और तो वो जो वहाँ तक भी पहुँचना चाहते हैं आपको आदर्श मानकर, तो वो क्या कुछ आप उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वैद्यों के लिए तो मैं इतनी सलाह दूंगा कि आयुर्वेद पे श्रद्धा रखो। साईं बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी, तो हमारा श्रद्धा हमारे स्वदेशी शास्त्र के ऊपर होनी चाहिए। और सबूरी इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार हमारा पेशेंस नहीं होता है कि पेशेंट को दवा दी और 5 मिनट में उसका बुखार उतरना चाहिए, तो थोड़ी सी सबूरी करो। आयुर्वेद स्लो इतना भी नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा सब्र करना हो, तो हर एक वैद्य ने श्रद्धा और सबूरी यदि करते हो तो उसे डेफिनेटली आयुर्वेद से सक्सेस मिलेगा। और हर एक भारतीय नागरिक को मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाते हैं तो आप दीर्घायुषी और 100 शतायुषी हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे, शांत रहोगे, और देश की प्रगति में आपका जरूर हाथ-बार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस पॉडकास्ट में आए, इस सीरीज़ में हमसे बात करी।